हेलो एवरीवन। सो ये हमारी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम 2016 में जो साइंस का पेपर आया था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें पता है कि जो साइंस का पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उसके अलावा 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सो ये हमारा प्रीवियस ईयर है जो कि 2016 में आया था। तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हें हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा ये जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके उत्तर हम अपने नोट्स के थ्रू देखेंगे। वो नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में। तो जो एलिसा परीक्षण है वो किया जाता है एड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। जो इन न्यूट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों को माइनस कर देना होता है। पर हमें तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या नहीं दे रखी, लेकिन हमें यहाँ पे परमाणु क्रमांक दे रखा है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे? 40 माइनस 50। जब हम 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आंसर आएगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में होता है 3 आयन बंध, एकल संयोजन बंध, द्विक संयोजन बंध और त्रिक संयोजन बंध। तो नाइट्रोजन अणु में त्रिक संयोजन बंध होता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उसकी अंतः कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। वाय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 5। लेकिन वाय कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 8। तो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन की नीड होगी? 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की इसे नीड होगी। इसीलिए ये कौन सा बंध बनाता है? त्रिसंयोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनिलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़ा, हृदय, त्वचा या यकृत। तो जो डायनिलय से जो अशुद्ध जो भी ब्लड होता है वो फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़े क्या करते हैं? उस ब्लड को प्योर करते हैं और फिर उसे दोबारा हृदय में भेज देते हैं। फिर क्या करता है? हृदय उस ब्लड को, जो प्योर ब्लड है, उसे हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में भेज देता है, सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। सो ये हमारे 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। अब हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखते हैं। जो 2016 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे वो ये हैं। इनके आंसर मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। ये मैस्टन जो हल होता था उसकी आकृति कैसी होती थी? छोटी होती थी और ये हल्का होता था। इसका उपयोग खेतों में गहरी जुताई करने के लिए किया जाता था और साथ ही साथ मिट्टी को पलटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो मैस्टन हल क्या था कि एक छोटा और हल्का था। ये हल मतलब कि ये आकृति में कैसा था? छोटा था और कैसा था? हल्का था। इसका उपयोग खेतों में जहाँ हमें गहरी जुताई करनी होती थी तब इसका उपयोग किया जाता था, और जुताई के साथ साथ इसका कार्य एक और क्या था? मिट्टी को पलटने का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरण और अनवीकरण संप्रदाय में मुख्य अंतर है। तो नवीकरण संप्रदाय मतलब कि जो नवीकरण हमारे संसाधन है, और अनवीकरण संप्रदाय मतलब कि जो हमारे अनवीकरण संसाधन है। इसे हम नवीनतम और इसे हम परंपरागत भी कह सकते हैं। तो ये नवीकरण संप्रदाय है, उसकी जो ये विशेषता है वो इस तरीके से है, ये संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं, जबकि जो अनवीकृत संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। इनको आसानी से बनाया व इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य ऊर्जा को देखिए। सूर्य ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कितने आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर प्लेन्स के थ्रू।
ठीक है, पैनल्स के थ्रू, जबकि इन संसाधनों को बनाने में बहुत साल लगते हैं। जैसे कोयले का निर्माण क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया होने में बहुत लाखों साल लगते हैं। इसका नेक्स्ट अंतर है कि इन संसाधनों, जो हमारे नवीकरण संसाधन होते हैं, उनसे कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, मतलब कि उनसे जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम फैलता है। जबकि जो हमारे अनवीकरण संसाधन होते हैं, उनसे जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत अधिक होता है, मतलब कि ये प्रदूषण को ज़्यादा फैलाते हैं। इसके उदाहरण है नवीकृत संसाधन के सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। और हमारे परंपरागत या फिर अनवीकरण संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब अब तक जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं, कोई भी ऐसा ईयर नहीं हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए या फिर वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा क्या पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो कीड़ा किस में जाके घुलेगा? वसा में। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सारे विटामिन किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। जबकि इसके अलावा कौन से विटामिन बचे कि विटामिन B और विटामिन C, ये विटामिन किस में घुलेंगे? ये विटामिन घुलेंगे जल में। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K, मतलब कि कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण किसे कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं टीकाकरण को? तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जब कोई दवाई खिलाई जाए या फिर पिलाई जाए या फिर किसी अन्य रूप में प्रदान की जाती है तो उसे हम टीका कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? टीकाकरण कहलाती है। जैसे कि अभी क्या चला था, थोड़े टाइम पहले कोविड-19 चला था, तो उससे बचाव के लिए ताकि उसके जर्म से हमारा जो बॉडी है उस वायरस से लड़ सके, हम लोगों को क्या लगाई गई थी? वैक्सीन लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उस रोग से लड़ने के लिए वो प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करना चाहते थे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? लिखिए। जो सरल मशीन होती हैं वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। ये जो सरल मशीन होती है वो हमारे दैनिक जीवन के जो काम होते हैं उसको सरल बनाने का काम करती हैं। ये जो मशीन है उनके नाम निम्न प्रकार हैं। पहला है लीवर, दूसरा है झुका तल, कील, स्क्रू, पुली और धुरी। तो ये सब क्या है? सरल मशीन है। लीवर, झुका तल, पुली, स्क्रू, कील और धुरी। ये हमारे 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब कौन से प्रश्न आएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए, संक्षेप में विभिन्न पदों का वर्णन दें। तो आपके भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको उनके बारे में पोषण तत्वों का किस तरीके से पाचन होता है हमारे पेट के अंदर, उसकी प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है स्टेप वाइज। तो इसका आंसर है मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। मतलब कि जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यह प्रक्रिया 5 मुख्य चरणों में विभाजित है। सबसे पहला है अधिग्रहण। अधिग्रहण में क्या होता है? इस चरण में क्या करते हैं कि हम भोजन को मुख के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे दांत होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे चबाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पाचन। अब हमने वो भोजन अपने मुख के द्वारा अपने पेट में डाल दिया। अब पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भोजन को और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। अब वो मोटे मोटे पार्ट होंगे तो शरीर उन्हें कहाँ अवशोषित कर लेगा? यह प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। जो पाचन की प्रक्रिया वो मुख से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारे मुंह में लार होती है उसमें भी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। फिर ये पेट व छोटी आंत में जाती है। फिर ये जाती कहाँ है? पेट व छोटी आंत में जाता है जो भोजन होता है। और वहाँ पे जो पेट के में जो अम्ल व एंजाइम होते हैं भोजन को तोड़ने में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अवशोषण। अब क्या होता है? भोजन का अवशोषण शुरू होता है। पाचन के बाद छोटी आंत भोजन से पोषण तत्वों को अवशोषित करती है। पाचन हो गया।
अब जो भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर लिया जाता है। कौन करता है ये कार्य? छोटी आंत में ये कार्य होता है। ये पोषक तत्व रक्त में प्रभाव में जाते हैं, मतलब रक्त के द्वारा ये जो पोषक तत्व है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाएं को ऊर्जा मिलती है और विकास के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आवर्जन। अब आवर्जन क्या होता है कि जो हमारे अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर की कोशिकाएं द्वारा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जैसे ऊर्जा उत्पन्न करना, नई कोशिका का निर्माण और शरीर के कार्यों को संचालित करना। मतलब कि आवर्जन में कुछ नहीं है, केवल ये है कि जो हमने पोषक तत्वों को अवशोषित किया उनका कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना अवशोषित हुए वो कब तक रखे रहेंगे। तो इनका अवशोषित जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो ऊर्जा के जो पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग हम किन किन चीज़ों में कर लेते हैं? अपनी नई कोशिका को निर्माण करने में। जो पुरानी कोशिका है जो जिनमें कुछ ना कुछ क्षति आ गई है उनको उनकी क्षतिपूर्ति करने में, शरीर के जो हमें दिन भर में अपने शरीर से जो काम करने पड़ते हैं उन कार्य को कंप्लीट करने में। अब लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि अपशिष्ट निष्कासन। जो भोजन शरीर पूरी तरह पचा या अवशोषित नहीं हो पाता, जो भोजन पूरी तरीके से पच या अवशोषित नहीं हो पाता, उसे बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इन चरणों के माध्यम से भोजन का पाचन होता है, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा व पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये पोषक तत्व हमें किसके थ्रू मिलते हैं? पाचन की क्रिया के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, पाचन की जो क्रिया होती है वो 5 स्टेप में होती है। सबसे पहले होते हैं अधिग्रहण, जिसमें हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है, जो कि पेट में या हमारी छोटी आंत में जाके प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पे जो कुछ एंजाइम और अम्ल होते हैं जिसको और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं भोजन को। फिर उसके बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है? अवशोषण होता है, मतलब कि जो भी उनसे ऊर्जा जो निकलती है वो उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो ऊर्जा होती है वो रक्त के द्वारा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज दी जाती है। उसके बाद जो 4th स्टेप है वो है आवर्धन। आवर्धन में क्या होता है कि जो ये ऊर्जा विभिन्न पार्टों में भेजी गई है अब उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे दिन भर के कामों को करने में, नई कोशिकाओं का निर्माण करने में, जो हमारी पुरानी कोशिका जिनमें कुछ ना कुछ क्षति आ गई है उसकी क्षतिपूर्ति करने में। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है अपशिष्ट निष्कासन। जो भी ऐसा भोजन होता है जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मतलब पूरी तरीके से पच नहीं पाता है, उसको हम मल मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? ऊर्जा रूपांतरण जो ऊर्जा रूपांतरण होता है इसे हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने की एक प्रक्रिया है। देखिए, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि घर्षण बल के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो इसका उदाहरण क्या है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, ETC। अब हमने एक क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया कि यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण देके समझाइए। तो ये है इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? विद्युत जनरेटर से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तन करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसका उदाहरण क्या है? जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। अब हमने यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण देखिए, अब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं कि डीसी विद्युत मीटर द्वारा, किसके द्वारा? डीसी विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। यह विद्युत मीटर, यह जो विद्युत मीटर है वो भी किस पे वर्क करता है? चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर वर्क करता है। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ETC। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार को चित्र सहित समझाइए। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। बस इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है
कि हमारे जो सौर परिवार है उसका मुखिया कौन है, सूर्य है। उसके चारों तरफ 8 ग्रह घूमते हैं, उन ग्रह का आपको बस चित्र बना देना है। जैसे पहले सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह आते हैं। ये हमारे 8 ग्रह हो गए। आप लोग देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको चित्र सहित ये बना हुआ मिल जाएगा। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट देखिए कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, उसके अलावा खनिज लवण और जल भी भोजन में पाया जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य कार्य करते हैं। इनका जो स्रोत है वो क्या क्या है, दूध है, चावल है, आलू है आदि। प्रोटीन क्या होते हैं, ये शरीर की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करने का कार्य करते हैं। ये मांस, मछली, दालों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा, ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। शरीर को जो विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने में मदद करते हैं। यह तेल में, मक्खन में, घी में, बीजों में पाया जाता है। मतलब कि जितनी भी चिकनी चीज़ें होती है उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पाया जाता है विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन। ये शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह फल में, सब्जियों में, दूध में, अंडे में आदि में पाया जाता है। खनिज, ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये हरी सब्जियों व डेयरी के उत्पाद में पाए जाते हैं। खनिज से हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को एकदम एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर क्या करता है, विकास कर पाता है। ऊर्जा कार्य करने के लिए ऊर्जा भी हमें किन से मिलती है, खनिजों से प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इसी क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला हो जाता है एनीमिया। ठीक है, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ये क्या, जिस भी व्यक्ति को जो एनीमिया रोग होता है उसमें चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है प्रोटीन की कमी से, फैटी लीवर हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, कमजोरी और थकान भी आ जाती है और वजन अचानक से बहुत कम होने लगता है, जैसी अनेक समस्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में वाई एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धनात्मक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर समझाइए। जब हम किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण घटता है और साथ ही साथ जो विद्युत धात्विक गुण है वो भी घटता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वो भी क्या करती जाती है, घटती जाती है। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यह है फ्लोरीन। तो ये हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है। यहाँ पे आवर्त सारणी के कुछ तत्व बने हुए हैं केवल। तो जब हम लिथियम से फ्लोरीन की साइड जाते हैं तो उनका धात्विक गुण और विद्युत धात्विक गुण दोनों ही कम होते जाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। और इसी के अपोजिट अगर हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे तो धनात्मक क्षमता और जो विद्युत धनात्मक क्षमता है वो दोनों ही क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये हमारा क्या बना हुआ है, कल्टीवेटर बना हुआ है। तो ये कल्टीवेटर जो होता है वो एक छोटे से, आप ट्रैक्टर की समान भी इसे समझ सकते हैं। इसका उपयोग जो हमारी भूमि होती है उसको नमीदार व हवादार बनाने के लिए किया जाता है। ये भूमि को खेती योग्य, मतलब कि उसमें बीज बो सके इस योग्य बनाता है, और जो खेत में जितनी भी खरपतवार होती है उसको भी ये हटा देता है। उसका देखिए ये चित्र बना हुआ है। ये जो आप चित्र पहले अच्छे से देख लीजिए, ये बाहर का चीज़, ये सब जो क्या है वो उसका ढांचा है। ये होती है कमानी, ये है शवल, क्या है, शवल, ये क्या है, शवल, जो कटीले से लगे होते हैं, यही क्या करते हैं, जुताई करने का काम करते हैं। और शवल के ऊपर का भाग टाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइन। ढांचा, कमानी, टाइन और शवल। ढांचा, कमानी, टाइल और शवन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला है क्रंदक। क्रंदक सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। यह दांत 6 माह की उम्र में निकलते हैं। नेक्स्ट है रंधक। रंधक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का होता है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है। रंधक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। देन है अग्रचर्ण। अग्रचर्ण जो होते हैं वो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। अग्रचर्ण दांत 10 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें पूर्ण विकसित हो जाते हैं। फिर चौणक जो होते हैं, अग्रचर्ण से जो चबा हुआ भोजन आता है उसको और ज़्यादा छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने का जो काम करते हैं वो चौणक करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 6-6 होती है। आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर था जिसके सारे आंसर हमने सॉल्व कर लिए।